ए वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात दोस्तों। वेलकम टू नीडी क्लासेज। नीडी क्लासेज में आपका स्वागत है। और नीडी क्लासेज आपके लिए एक फ्री इनिशिएटिव लेके आया है, वो है 67th बीपीएससी के लिए फ्री क्रैश कोर्स सीरीज। ये 45 दिनों का क्रैश कोर्स सीरीज है और इसमें पूरा टॉपिक वाइज एक एक जो बीपीएससी का सिलेबस है उसको कंप्लीट कराया जाएगा 100% गारंटी के साथ। तो हमारा जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुका है, वो 5 जनवरी से ही स्टार्ट हो चुका है। और उसमें पहले हम लोगों ने लूसेंट सीरीज को स्टार्ट किया है। लूसेंट सीरीज में लूसेंट हिस्ट्री जो है उसके वीडियोज अपलोड हो गए हैं, तो वीडियोज को आप लोग देखें, लाइक करें और अपना कमेंट दें, हमें बताएं कि आपको क्या क्या वीडियो में अच्छा लग रहा है, और अगर कुछ सुझाव है तो वो भी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। तो इसके लिए सबसे पहले नीडी क्लासेज चैनल को आप लोग यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इस सीरीज में कंटिन्यूअस वीडियो अपलोड होते रहेंगे, कंटिन्यूअस वीडियो आएंगे। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वीडियो आते रहेंगे। और इसलिए आप लोग सबसे पहले बेल आइकन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो लूसेंट का ये अभी साइंस सीरीज चल रहा है। साइंस में बायोलॉजी जो है उससे सबसे ज़्यादा प्रश्न होते हैं बीपीएससी में, तो वही बायोलॉजी पोर्शन को हम लोग कर रहे हैं इसमें। अब हम लोग अगले टॉपिक जो कि प्राणी विज्ञान है उससे शुरू करेंगे। तो प्राणी विज्ञान टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्राणी विज्ञान, इसके अंतर्गत जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जंतुओं तथा उनके कार्यकलापों का। अब जंतु जगत का क्लासिफिकेशन, तो पादप जगत जो कि प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन हम लोग देख चुके हैं, तो अभी हम लोग एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन देखेंगे। संसार के समस्त जंतु जगत को 2 उपजगत में विभक्त किया गया है। एक कोशीय प्राणी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, और बहुकोशीय प्राणी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक कोशीय प्राणी एक ही संघ प्रोटोजोआ में रखे गए हैं, ठीक है, जबकि बहुकोशिकीय प्राणियों को 9 संघों में विभाजित किया गया है। तो जो यूनिसेलुलर है उसको प्रोटोजोआ में एक जगह रख दिया गया, लेकिन जो मल्टीसेलुलर है, बहुकोशिकीय जो है, उसको क्या किया गया है? तो उसको फर्दर आगे 9 डिवीजन किया गया है। टोटल कितना डिवीजन है? टोटल इसके टोटल मिला के 9 डिवीजन है, ठीक है, 9 डिवीजन ऐसे करके 9 डिवीजन टोटल है। स्टोरर व यूसिंजर के अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण, तो नाम हम लोग याद रखेंगे, स्टोरर व यूसिंजर, तो उनके अनुसार जंतुओं का वर्गीकरण। तो पहले है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ किसमें है? यूनिसेलुलर में। तो इसका हम लोग देखते हैं प्रमुख लक्षण क्या है। इनका शरीर केवल एक कोशिकीय होता है, यूनिसेलुलर होता है, एक ही सेल का बना होता है। इनके जीव द्रव में, अब जीव द्रव क्या है? प्रोटोप्लाज्म है, तो इसमें एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं, या तो एक न्यूक्लियस होगा या एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होगा। केंद्रक का मतलब न्यूक्लियस। प्रचलन पदाभों, पक्षमों या कसाभों के द्वारा होता है। अब ये जो प्रचलन करते हैं अपना, ये पदाभ से करते हैं, पक्षम या कसाभों के द्वारा ये प्रचलन करते हैं। स्वतंत्र जीवी एवं परजीवी दोनों प्रकार के होते हैं। ये परजीवी भी हो सकते हैं और स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं। पैरासाइट भी हो सकते हैं और स्वतंत्र जीवी भी हो सकते हैं। सभी जैविक क्रियाएं, भोजन, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, जनन एक कोशिकीय शरीर के अंदर ही हो जाती है। तो श्वसन एवं उत्सर्जन कोशिका की सतह से विसरण के द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, तो आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है? एक प्रोटोजोआ है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रोटोजोआ है, और इसका संक्रमण मनुष्य में 30 से 40 वर्षों के लिए बना रहता है। अब हम लोग देखेंगे संघ पॉरीफेरा को, ठीक है। तो पॉरीफेरा क्या है? अब हम लोग देख रहे हैं इस संघ के सभी जंतु खारे जल में, जो भी सॉल्ट ही वाटर है उसमें पॉरीफेरा पाया जाता है। अब इसके प्रमुख लक्षण हम लोग देखेंगे। अब क्यों यहाँ से जो पॉरीफेरा जो है, यहाँ से जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि 9 भाग में डिवीजन है, तो यहाँ से शुरू होता है। तो हम लोग पॉरीफेरा के प्रमुख लक्षण देख रहे हैं। यह बहुकोशिकीय जंतु है, मल्टी सेलुलर है, परंतु कोशिकाएं नियमित ऊतकों का निर्माण नहीं करती हैं, ठीक है। शरीर पर असंख्य छिद्र, जिसको ऑस्टिया भी कहते हैं, पाए जाते हैं। शरीर में एक गुहा पाई जाती है जिसे स्पंज गुहा कहते हैं। अब इसके उदाहरण हम लोग पॉरीफेरा के देख लेते हैं। साइकन, मायोनिया या स्पंज, ये सब पॉरीफेरा है। एग्जाम्पल्स पूछ देता है, इसलिए याद रखिएगा। पूछ देगा कि स्पंज क्या है, 4 ऑप्शंस रहेंगे, इसमें एक ऑप्शन पॉरीफेरा रहेगा। तो स्पंज हो गया, मायोनिया हो गया, साइकन हो गया। आगे हम लोग देखते हैं। दूसरा जो है वो है कोएलेंटेरा, ठीक है, इसको हिंदी में सीलेंटेरा भी बोलते हैं। इसके प्रमुख लक्षण हम लोग देखेंगे। सीलेंटेरा के प्राणीय जलीय द्विस्तरीय होते हैं, ये जलीय होंगे और द्विस्तरीय होते हैं। मुख के चारों ओर कुछ धागे की तरह की संरचनाएं पाई जाती हैं, ठीक है। तो इनके चेहरे के चारों ओर, जो मुख के चारों ओर है, कुछ धागे की तरह की संरचनाएं मिलेंगी, जो क्या है? भोजन आदि पकड़ने में मदद करेंगी। अब उदाहरण क्या है? हाइड्रा है। अब हाइड्रा आप लोग देखेंगे कि हाइड्रा जो ऐसा होता है तो उसके टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है।
तो हाइड्रा हो गया, जेलीफिश हो गया, सी का एनिमोन हो गया या मूंगा हो गया, ये सब क्या है, कोइलेंटेरा में आते हैं या सीलेंटेरा हिंदी में कहते हैं। अब प्लेटीहेल्मिन्थ्स हैं, क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स। इनके प्रमुख लक्षण क्या है, 3 स्तरीय। अब जो कोइलेंटेरा थे वे द्विस्तरीय थे, प्लेटीहेल्मिन्थ्स 3 स्तरीय शरीर, परंतु देह गुहा नहीं होती। पृष्ठ आधार तल से इनका शरीर जो होता है चपटा शरीर होता है। पाचन तंत्र लेकिन इनका विकसित नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम विकसित नहीं होता है। उत्सर्जन जो है इनका फ्लेम कोशिकाओं द्वारा होता है। कंकाल, श्वसन अंग, परिवहन अंग आदि नहीं होते हैं, मतलब इनमें कंकाल नहीं होगा, श्वसन अंग नहीं होगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होगा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं होगा इसमें। उभयलिंगी जंतु है ये। अब इसके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है, प्लेनेरिया, लीवर फ्लूलक और फीता कृमि। जो आपका कृमि जो है, जो कि हमारे शरीर में भी कृमि पाए जाते हैं हमारे आंतों में, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये भी क्या है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स है। अब एस्केल्मिन्थ्स के बारे में हम पढ़ेंगे, एस्केल्मिन्थ्स के बारे में। तो एस्केल्मिन्थ्स के बारे में हम लोग क्या देखेंगे, तो इनके प्रमुख लक्षण हम लोग देखते हैं। लंबे बेलनाकार अखंडित कृमि होते हैं ये, लंबे हो गए, बेलनाकार होगा, कोनिकल शेप होगा इनका, सिलिंड्रिकल शेप होगा इनका। शरीर जो है वो द्विपार्श्व समिति होगा, त्रिस्तरीय होगा, शरीर त्रिस्तरीय होगा और द्विपार्श्व में बटा होगा। आहार नाल इनका स्पष्ट होगा, जिसमें मुख तथा गुदा दोनों ही होते हैं, ठीक है, मुख भी होगा और गुदा दोनों ही होगा। परिवहन अंग तथा श्वसन अंग नहीं होते हैं इसमें, परंतु तंत्रिका तंत्र विकसित होता है। तो इसमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा और इसमें रिस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं होगा, लेकिन नर्वस सिस्टम होगा। उत्सर्जन जो है प्रोटोनफीड्रिया द्वारा होता है, तो प्रोटोनफीड्रिया के द्वारा ये लोग उत्सर्जन करते हैं, एक्सक्रीशन करते हैं। ये लोग एक लिंगी होते हैं, उदाहरण गोल कृमि, जैसे एस्केरिस जो हो गया, थ्रेडवर्म हो गया, वुचरेरिया हो गया, इसके वुचेरिया के द्वारा क्या होता है, फलेरिया होता है। तब नोट क्या है, एंटरोबियस जो है, जिसको पिनवर्म या थ्रेडवर्म भी हम लोग कहते हैं, मुख्यतः छोटों बच्चों की गुदा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एंटरोबियस जिसको हम लोग बोलते हैं, छोटे बच्चों की गुदा में एंटरोबियस पाए जाते हैं। इससे बच्चों को काफ़ी चुनचुनाहट होती है, बच्चे को काफ़ी वहाँ खुजली महसूस होती है, भूख कम लगती है और उल्टियाँ भी होती हैं। कुछ बच्चे रात में बिस्तर पर पेशाब इसी के कारण कर देते हैं, एंटरोबियस, जो कि थ्रेडवर्म कहलाता है, जिसको हम लोग कीड़ी भी बोलते हैं कि बच्चे को कीड़ी हो गई है पेट में। या तो संग एनीलिडा। अब एनीलिडा के बारे में आते हैं। अब देखिए जैसे जैसे ये क्लासिफिकेशन बढ़ता जाएगा आगे, वैसे वैसे देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब अंग जो है विकसित होते जा रहे हैं। जैसे अब यहाँ देखेंगे एनीलिडा में शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व सममिति व खंडों में बटा हुआ होता है। प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है, ठीक है। आहार नाल पूर्णतः विकसित होता है इनका। श्वसन प्रायः त्वचा के द्वारा, स्किन के द्वारा ये लोग रेस्पिरेशन करते हैं। देखिए इससे पहले रेस्पिरेशन था ही नहीं, लेकिन यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम डेवलप होने लगता है। कुछ जंतुओं में क्लोम के द्वारा होता है। रुधिर लाल होता है, इनमें रक्त भी होगा और लाल कलर का होगा, एवं तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम साधारण होगा। उत्सर्जी अंग, एक्सक्रीशन अंग वृक्क के रूप में होते हैं। किडनी आ गया, इसमें वृक्क आ गया। एक लिंगी एवं उभयलिंगी दोनों प्रकार के होते हैं। अब उदाहरण क्या है, केंचुआ, जोंक, नेरिस। तो पूछ देगा कि केंचुआ क्या है, तो एनीलिडा है। जोंक क्या है, नेरिस क्या है, एनीलिडा है। केंचुओं में 4 जोड़ी हृदय होते हैं। प्रश्न आ सकता है, नोट में इसलिए दिया हुआ है, लेकिन नेत्र नहीं होते हैं। इसके जीव द्रव में प्रोटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। अब हम लोग आर्थ्रोपोडा के बारे में देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर्थ्रोपोडा। तो इसके प्रमुख लक्षण क्या है, शरीर 3 भागों में विभक्त होता है। तो ये शरीर जो है इनका 3 भाग में विभक्त है, सिर, वक्ष एवं उदर। इनके पाद जो होते हैं संधि युक्त होते हैं। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है। तो इनका रुधिर जो तंत्र है वो खुले प्रकार का होता है, कोई नलियां नहीं होगी, खुले प्रकार का रुधिर परिसंचारी सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। इनकी देह गुहा हीमोसील कहलाती है। ट्रैकिया गिल्स, बुक लंग्स, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग है। तो श्वसन अंग कौन कौन से हैं, ट्रैकिया गिल्स हैं, बुक लंग्स हैं, सामान्य सतह आदि श्वसन अंग है। यह प्रायः एक लिंगी होते हैं एवं निषेचन शरीर के अंदर ही। तो निषेचन जो होगा वो शरीर के अंदर ही होगा, क्योंकि ये लोग एक लिंगी होंगे। तो उदाहरण क्या है, तेलचट्टा हो गया, ये सब आर्थ्रोपोडा है। झींगा मछली, केकड़ा हो गया, खटमल हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, मधुमक्खी हो गया, टिड्डी हो गया। कीटों में 6 पाद व 4 पंख होते हैं, याद रखना होगा। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन प्रदर्शित करती है। दीमक, टर्माइट भी एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनी में रहती है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अब आगे जो है वो है इकाइनोडर्माटा। संघ जो है, इसके प्रमुख लक्षण हम लोग देखेंगे। इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं।
जल संवहन तंत्र पाया जाता है। संवहन तंत्र कैसा है इनका? जल संवहन तंत्र है इसमें। प्रचलन जो है भोजन ग्रहण करने हेतु नालपाद होते हैं जो संवेदी अंग का कार्य भी करते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क विकसित नहीं होता है। देखिए इनका नर्वस सिस्टम है लेकिन ये सामान्य है, इसमें जो आपका मस्तिष्क है वो विकसित नहीं है। पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है इनमें। अब उदाहरण हम लोग देखेंगे, जेलीफिश, सेलफिश, क्राईफिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, स्टार फिश, हेगफिश, रेजर फिश, ब्रिस्टल स्टार आदि। अब हम लोग देखेंगे क्यों, क्योंकि इकाइनोडर्माटा क्या है, ज़्यादातर समुद्री जीव हैं, तो ज़्यादातर जो भी फिश के प्रकार हैं वो इसमें आ जाते हैं, जैसे जेलीफिश, सेलफिश हो गया, क्राईफिश हो गया। अरस्तु लालटेन का कार्य भोजन को चबाना है, ठीक है। यह समुद्री अर्चिन में पाया जाता है, अरस्तु लालटेन। अब समुद्री जो भी अर्चिन्स हैं उसमें अरस्तु लालटेन पाया जाता है और इसका काम क्या है? इसका काम है भोजन को चबाना। अब हम लोग मोलस्क के बारे में देखेंगे। मोलस्क का इनके मुख्य लक्षण क्या है? शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, अंतरांग तथा पाद। पाद मतलब पैर। इसमें श्वसन गिल्स या टीनिडिया द्वारा होता है। तो श्वसन के लिए क्या है? इसमें गिल्स हैं। इनमें कवच सदैव उपस्थित रहता है। कवच क्या होगा? सदैव उपस्थित रहेगा। आहार नाल पूर्ण विकसित होता है। रंगहीन होता है। रक्त जो है इनका वो रंगहीन होगा, ठीक है। उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। अब उदाहरण क्या है? घोंगा है, सीपी है, आदि है, ठीक है। अब मोलस्क के कुछ हम लोग प्रचलित नाम देख लेते हैं, जैसे सीप्रिया हो गया, ये कौड़ी। कौड़ी जो होता है जो समुद्र के किनारे बहुत मिलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग सीप्रिया बोलते हैं, ठीक है, सीप्रिया। उसके बाद डॉरिस हो गया, जो समुद्री नींबू, डॉरिस हो गया। ऑक्टोपस जिसको श्रिंगमीन भी बोलते हैं, इनके 8 ओरल आर्म होते हैं और इसको डेविल फिश भी बोलते हैं। एप्लीसिया जो कि समुद्री खरगोश है। कुंडलिनी जो कि उद्यान घोंगा है। और सीपिया जो कि कैटल फिश है। तो ये सब क्या है? मोलस्क के नाम है जो कि प्रचलित नाम है। अब हम लोग कोर्डाटा पे आ जाएंगे, ठीक है। तो कोर्डाटा के प्रमुख लक्षण हम लोग देखेंगे। इनमें नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटोकॉर्ड यहाँ से स्टार्ट हो जाता है कोर्डाटा से, और इसमें क्लोम छिद्र अवश्य पाए जाते हैं। जो क्लोम छिद्र हैं इसमें अवश्य पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? तो कोर्डाटा में, ठीक है। इनमें नालदार तंत्रिका रज्जु अवश्य पाया जाता है। इसमें तंत्रिका जो है वो नालदार होती है, मतलब बहुत सारे जो नर्वस सिस्टम के नर्व्स डेवलप होते हैं इसमें। कोर्डाटा में वर्गीकरण के अनुसार 13 वर्ग हैं। अब कोर्डाटा भी है, उसमें भी 13 डिवीजन है, ठीक है। अब संघ कोर्डाटा के कुछ प्रमुख वर्ग जो हैं, अब 13 वर्ग को तो नहीं लेकिन कुछ प्रमुख वर्ग को हम लोग देखेंगे। जैसे एक है पीसीज वर्ग, ठीक है। तो देखिए इकाइनोडर्माटा भी है, उसमें भी समुद्री जीव आते हैं, और पीसीज जिसमें कि भी बहुत सारे मछली आते हैं, तो ये कोर्डाटा में है। तो दोनों में अंतर आप देखेंगे क्या है। प्रमुख लक्षण, ये सभी असमतापी जंतु हैं, ठीक है। इनका हृदय द्विवेशमी होता है, केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है। इसमें श्वसन क्रिया के लिए गिल्स पाए जाते हैं, क्लोम जिसको बोलते हैं, जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। कुछ मछलियों में कंकाल जिसको उपस्थित कार्टिलेज का बना होता है, तो इनमें कंकाल कुछ मछलियों में होगी, और वो किसका बना होगा? कार्टिलेज का, यानी हड्डियां नहीं होंगी उनमें। तो कंकाल है लेकिन हड्डियां नहीं होगी। अब जैसे क्या हो गया? शार्क हो गया। तो प्रश्न आ जाएगा शार्क किसका है? प्रजाति शार्क का, तो कोर्डाटा हो गया। शार्क हो गया, एस्कोलिडियन हो गया, एस्कोलियोडन हो गया। अब उदाहरण देखो, रोहू, कतला, समुद्री घोड़ा, सी हॉर्स। इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा सी हॉर्स, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा इकाइनोडर्माटा, लेकिन नहीं, ये कोर्डाटा में आएगा सी हॉर्स। और ऐसे सारी जितनी भी मछलियां हैं जो कि साधारण मछलियां हैं, तो वो किस में आएंगी? कोर्डाटा में। मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीट भक्षी मछली, तो जो एक मछली है जो कि कीटों को खाती है, और इसीलिए उस मछली को तालाबों में छोड़ दिया जाता है, ऐसे उसको गेम्बूसिया मछली बोलते हैं। तो ये मच्छरों को कंट्रोल करता है। जहाँ भी बहुत मच्छर हो जाते हैं, मच्छरों का लार्वा बहुत विकसित होता है, वहाँ गेम्बूसिया मछली को छोड़ दिया जाता है, और ये लार्वा को खा जाती है, मच्छरों के लार्वा को। अब हम लोग एम्फीबिया वर्ग के बारे में देखेंगे। एम्फीबिया कोर्डाटा कहीं पीसीज का पार्ट है, तो पीसी कोर्डाटा को ही 13 और भाग में डिवाइड किया गया है, तो एक एम्फीबिया वर्ग भी है। अब इसके प्रमुख लक्षण क्या है? ये सभी प्राणी उभयचर होते हैं, ठीक है, मतलब जमीन पे भी रहेंगे और पानी में भी रहेंगे। ये असमतापी होते हैं, ठीक है। श्वसन इनका क्लोमो, त्वचा एवं फेफड़ों, मतलब गिल्स, स्किन और फेफड़ा तीनों के द्वारा इनका श्वसन होगा। हृदय इनका 3 वेशमी होते हैं, जो 2 आलिंद व 1 निलय होते हैं। इसमें आलिंद कितना होगा? 2 होगा, और 1 निलय होगा। अब उदाहरण क्या है? मेढक। तो हृदय इनका 3 वेशमी होते हैं। अब नोट, मेढकों की टरटराहट वास्तव में
मैथुन के लिए पुकार होती है। ठीक है, अब सरीसृप वर्ग जो है रेप्टिलिया, अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे रेप्टिलिया भी किसका पार्ट है। अभी हम लोग पीसीज पढ़ लिया, एम्फीबिया पढ़ लिया, रेप्टिलिया, तो ये सब कोर्डाटा का पार्ट है। अब इसके प्रमुख लक्षण हम लोग देख लेते हैं। तो वास्तविक स्थलीय कशेरुकी जंतु है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में टेरेस्ट्रियल या जमीन पर रहने वाला प्राणी है। ये असमतापी जंतु है, 2 जोड़ी पाद, 2 जोड़ी पैर होंगे इनके। ठीक है, रेप्टिलिया के। कंकाल जो है पूर्णतः अस्थिर होता है, श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। इनके अंडे कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके रहते हैं। अभी अंडे देंगे रेप्टाइल्स जो हैं, और उनके अंडे जो हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के कवच से ढके रहेंगे। हृदय समान जो त्रिकक्षीय हृदय होगा, लेकिन मगरमच्छन का हृदय 4 कक्षीय होता है। प्रश्न पूछता है मगरमच्छ का हृदय कैसा होता है, तो 4 कक्षीय होगा। उदाहरण देखिए, छिपकली, सांप, घड़ियाल, कछुआ आदि। अब नोट देखेंगे, मीजोजोइक युग को रेप्टाइल का युग कहते हैं। जो आपका मीजोजोइक एरा है, मीजोजोइक एरा किसका युग है, तो वो रेप्टाइल का युग कहते हैं। डायनासोर इसी युग में थे। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प नागराज किंग कोबरा है, जिसका भोजन मुख्य रूप से अन्न सर्प है। हिलोडर्मा विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। कौन सी? हिलोडर्मा। समुद्री सांप, जिसे हाइड्रोफिश कहते हैं, संसार का सबसे जहरीला सांप होता है। मेबुइया बिल बनाने वाली छिपकली होती है। कौन सी छिपकली है? मेबुइया। इसका प्रचलित नाम स्किक है। सांपों की विष ग्रंथियां स्तनधारियों की वसा तेल ग्रंथियों के सदृश होती है। जैसे स्तनधारी और मैमल्स में जैसे तेल ग्रंथियां होती है, वैसे ही सांपों की विष ग्रंथियां होती हैं। अब हम लोग पक्षी वर्ग में आ जाएंगे। ये सब कोर्डाटा के पार्ट है। ठीक है, एब्स। तो इनके प्रमुख लक्षण क्या है? इसका अगला पाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। तो 2 पैड होते हैं और अगले के 2 पैड जो हैं वो पंखों के रूप में रूपांतरित हो गए हैं। इनका हृदय 4 वेशमी होता है, 2 आलिंद व 2 निलय। ये समतापी होते हैं तथा इनका श्वसन जो है अंग फेफड़ा है। मूत्राशय अनुपस्थित रहता है। शब्दिनी सिरिंक्स पक्षी में वाक्य यंत्र है। उदाहरण कौवा, मोर, चिड़िया, तोता। तीव्रतम पक्षी अबाबिल है। अबाबिल जो है वो सबसे तीव्रतम पक्षी है। उड़ न सकने वाला पक्षी कौन सा है? कीवी और एमू है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी हमिंगबर्ड है। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। तो सबसे पुरातन पक्षी पूछ देगा, आर्कियोप्टेरिक्स है। ये जुरैसिक युग का है, जो सरीसृप तथा पक्षियों के बीच का योजक कड़ी था। तो रेप्टाइल्स और पक्षियों के बीच, रेप्टाइल्स और एव्स के बीच का जो कड़ी है वो आर्कियोप्टेरिक्स है। पेंगुइन चिड़िया अंटार्कटिका में पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता एवं विश्व का सबसे बड़ा चिड़ियाघर क्रूजर नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका में है। अब यहाँ से अब हम लोग ममेलिया, जिसको स्तनी वर्ग है, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख लक्षण क्या है? त्वचा पर श्वेत ग्रंथियां एवं तैल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये सभी जंतु उच्च तापी व नियत तापी होते हैं। इनका हृदय 4 वेशमी होता है। इसमें दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं, इसलिए इन्हें द्विवार दंती कहते हैं। 2 बार, एक मिल्क टीथ और एक परमानेंट टीथ। इनके लाल रुधिर रानुओं में केंद्रक नहीं होता है, केवल ऊंट एवं लामा को छोड़कर। देखिए, ऊंट और लामा है, उसमें आरबीसी में न्यूक्लियस होगा, बाकी और किसी में भी नहीं होगा। जो इनके लाल रुधिर कण है उसमें केंद्रक नहीं होगा। ऊंट और लामा जो है वो एक्सेप्शंस हैं। बाह्य कर्ण पिन्ना उपस्थित होता है। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बटा है। 3 उपवर्गों कौन कौन से हैं? प्रोटोथीरिया। अब प्रोटोथीरिया क्या है? अंडे देते हैं। उदाहरण एकिडना, प्लेटिपस। मेटाथीरिया अपरिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं, जो मार्सुपियल नामक थैली में विकसित होने तक रहता है। अब मेटाथीरिया क्या है? अब ये जो बच्चे हैं वो पूरे तरह से परिपक्व नहीं हो जाते हैं, वो अपरिपक्व रहते हैं, और इसीलिए वो मार्सुपियल नामक एक थैली होती है। एक थैली होती है जिसको मार्सुपियल कहते हैं। उदाहरण कंगारू। तो इस मार्सुपियल थैली में उस बच्चे को रख लेते हैं और तब तक रखते हैं जब तक बच्चा परिपक्व नहीं हो जाता। तो वैसे मेटाथीरिया कहलाते हैं। अब यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं, जैसे मनुष्य। तो मनुष्य जो है मैमल्स में यूथीरिया में आते हैं, क्योंकि ये लोग पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान बकरी का होता है। औसत तापमान 39 डिग्री सेल्सियस। डकविल्ड जो है, डकविल्ड प्लेटिपस एकमात्र विषैला स्तनी है। ठीक है, डकविल्ड प्लेटिपस विषैला स्तनी है। समुद्री वेल में लिम्ब्स फ्लिपर्स में परिष्कृत हो जाते हैं। तो समुद्री वेल्स में जो लिम्ब्स हैं, जो पैर हैं, आगे के 2 हाथ जो हैं, वो फ्लिपर्स में परिष्कृत होते हैं।
ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है हमारा, यहाँ से एनिमल टिश्यू शुरू हो जाता है, जंतु ऊतक। ठीक है, तो एनिमल टिश्यू के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है, जिसको उपकला ऊतक कहते हैं। ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं। इसमें रुधिर कोशिकाओं का अभाव होता है, जिसके कारण इस ऊतक की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है। यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है, जैसे त्वचा की बाह्य सतह, जो आपका स्किन है उसका जो बाह्य सतह है, हृदय हो गया, फेफड़ा हो गया, वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार आदि पर जो ऊतक पाया जाता है वो एपिथेलियल ऊतक है, जिसको हम लोग उपकला ऊतक कहते हैं। यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है, इसलिए बाहरी एक आउटर कवर होता है टिश्यू का, और वो शरीर के जो अंग हैं उनको चोट से बचाता है, और उन्हें नम बनाए, मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है, नम बनाए रखने में यह मदद करता है। अब दूसरे जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, जिसको संयोजी ऊतक कहते हैं। यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। शरीर में जितने भी ऊतक हैं उनको ये जोड़ता है, इसीलिए इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू है, और अंगों को आपस में जोड़ने का भी ये कार्य करता है। तरल संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक में भी जो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे रक्त एवं लसिका, संवहन के कार्य में भी सहायक होता है। यह ऊतक शरीर के तापक्रम को भी नियंत्रित करता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है। तो पूछ देगा कि तापक्रम को नियंत्रित कौन सा ऊतक करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतक। मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति कौन करता है, तो कनेक्टिव टिश्यू। अब नाभि रज्जु जो है प्रौढ़ संयोजी ऊतक है। ठीक है, प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है। तो पूछ देगा आपसे कि वसा कहाँ संग्रहित होती है, तो पहले कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक में होगी संग्रहित, और वो संयोजी ऊतक कौन सा है, एडिपोसाइट, नाम आपको याद होना चाहिए, एडिपोसाइट। अब तीसरा जो है वो है पेशी ऊतक, जिसको मसल टिश्यू भी कहते हैं। इसे संकुचनशील ऊतक या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें संकुचन भी होता है। शरीर के सभी पेशियां, जितने भी मसल्स है, इसी ऊतक से मिलकर बनी है। तो जितने भी मसल्स हैं वो मसल टिश्यू से मिलकर बनी है। अब पेशी ऊतक भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अरेखित, जिसको अनस्ट्रिप्ड बोलते हैं। यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं। तो ये ऊतक वहां पाया जाएगा जो इनवॉलेंट्री रूप से, अनैच्छिक रूप से गति करेंगे, जैसे आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्त वाहिनियां आदि। अरेखित पेशियां इन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रित करती हैं, जो स्वयं में वो गति करते हैं। कुछ ऐसे अंग हैं हमारे शरीर में जो इनवॉलेंट्री काम करते हैं, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, हमारा हार्ट हो गया। तो ये इस पर हमारा कंट्रोल अगर हम लोग नहीं भी चाहें तब भी वो काम करेंगे, उनका काम करना जरूरी है हमारे जीवित रहने के लिए। तो वैसे जो भी अंग हैं उन अंगों की दीवारों पर पेशी ऊतक होंगे। ठीक है, ठीक है। और कैसे पेशी ऊतक होंगे? अरेखित पेशी ऊतक होंगे। अब हम लोग रेखित ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो इच्छा अनुसार गति करती हैं। तो रेखित और अरेखित में अंतर आपको समझ में आ गया। रेखित इच्छा अनुसार वाले अंगों में, और अरेखित जो इच्छा अनुसार नहीं है वैसे मसल्स में। प्रायः इन पेशियों के एक या दोनों सिर रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। तो इस प्रकार की पेशियां जो हैं वो, अब पेशियां, मांस जो है वो हड्डी से जुड़े रहेंगे, और कैसे जुड़े रहेंगे? टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े रहते हैं। अब हम लोग हृदयक पेशी, कार्डियक के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब मसल टिश्यू है। ये पेशियां केवल हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है। ये स्पेशल टाइप का कार्डियक टिश्यू है जो कि केवल हृदय में पाया जाता है, हृदय की दीवारों में पाया जाएगा, जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती रहती है। संरचना की दृष्टि से रेखित पेशी, अब ये भी एक रेखित पेशी ही है, ऊतक से मिलती जुलती है। रेखित पेशी ऊतक से ये मिलती जुलती है स्ट्रक्चर की दृष्टि से। संरचना की दृष्टि से ये रेखित पेशी ऊतक से मिलती है, लेकिन ये स्पेशल टाइप की ये पेशी है जिसको हृदयक पेशी या कार्डियक कहा जाता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है, 639 इंपॉर्टेंट है। हड्डियों की संख्या 206 और मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस, कूल्हा की मांसपेशी है।
उसका नाम क्या है? ग्लूसियस मैक्सिमस। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपीडियस है। कौन सी है? स्टेपीडियस। अब हम लोग तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ेंगे जो कि नर्व टिश्यू है। इसे चेतना ऊतक भी कहते हैं। जीवों का तंत्रिका तंत्र इन्हीं ऊतकों का बना होता है। यह दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। कैसे? पहला जो है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स का, और दूसरा न्यूरोग्लिया का। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो शरीर में जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं और ऐच्छिक क्रियाएं, उनको नियंत्रण कौन करेगा? तो वो ये तंत्रिका ऊतक करेगा, जिसको हम लोग नर्व टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। न्यूरोग्लिया कोशिकाएं मस्तिष्क की गुहा को आस्तरित करती है। अब न्यूरोग्लिया कोशिकाएं जो है वो मस्तिष्क की गुहा जो है उसको आस्तरित करती है। अब नोट हम लोग देखेंगे, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता है, इसीलिए एक बार जो न्यूरॉन्स डैमेज हो जाएं वो पुनः नहीं बन पाते हैं। इसलिए जो जन्म के बाद मानव के जो भी तंत्रिका ऊतक है उसमें डिवीजन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे, जो टॉपिक है ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त है। मानव रक्त भी है एक प्रकार का ऊतक ही है, तीसरा प्रकार जो है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कितना होता है? आपका जो शरीर का जो भी भार है उसका 7% मात्रा शरीर में रक्त की मात्रा होगी। रक्त एक क्षारीय विलयन है, मतलब बेसिक है, और जिसका पीएच मान 7.4। आप देख सकते हैं 7 से ज़्यादा है तो बेसिक है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में आधा लीटर रक्त कम होता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला जो है प्लाज्मा, और दूसरा जो है रुधिराणु, जिसको ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। प्लाज्मा के बारे में अब हम लोग देखेंगे। यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। ये जो तरल भाग होगा रक्त का अजीवित होगा उसको हम लोग प्लाज्मा कहेंगे। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होगा। और प्लाज्मा कितना होगा? अब आपका ब्लड है तो ब्लड जो किस चीज़ का बना है? पहले प्लाज्मा है और दूसरा कॉर्पस्कल्स है। तो प्लाज्मा जो है, कॉर्पस्कल्स को रुधिराणु भी बोलेंगे, तो प्लाज्मा जो है वो आपके ब्लड का 60% पार्ट जो है वो प्लाज्मा हो गया। अब इस प्लाज्मा में 90% भाग क्या है? जल है। अब ये प्लाज्मा खुद जो है उसमें क्या क्या है? 90% वाटर है, 7% प्रोटीन है, 0.9% लवण है और 0.1% ग्लूकोज है। ठीक है? और शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे अब प्लाज्मा के कार्य क्या क्या हैं। तो पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही होता है। अब सीरम देखेंगे। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, अब हम लोग देखे थे कि प्लाज्मा में प्रोटीन भी होता है, कितना परसेंट होता है? तो 7% प्रोटीन होता है। तो बहुत सारे प्रकार के प्रोटीन होते होंगे, तो इसमें एक फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन भी है रक्त में, प्लाज्मा में। तो अगर वो प्रोटीन निकाल लिया जाए तो जो शेष प्लाज्मा बचता है उसको सीरम कहा जाता है। तो सीरम क्या है? प्लाज्मा में से माइनस फाइब्रिनोजेन इक्वल टू सीरम। ठीक है? अब फाइब्रिनोजेन का है, एक प्रकार का प्रोटीन है आपका। ठीक है? एक टाइप का प्रोटीन है। अब हम लोग ब्लड कॉर्पस्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड कॉर्पस्कल्स, यह रक्त का शेष 40% भाग होता है। अब ब्लड में हम लोग जानते हैं 60% क्या था? प्लाज्मा था, और 40% जो बचा हुआ भाग है वो ब्लड कॉर्पस्कल्स होता है। अब वो भी 3 भागों में बांटे जाते हैं। कौन कौन है? पहला लाल रक्त कण आरबीसी, दूसरा श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी, और तीसरा रक्त बिंबाणु जिसको ब्लड प्लेटलेट्स बोलते हैं। अब हम लोग लाल रक्त कण के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम लोग आरबीसी भी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, और एरिथ्रियोसाइट्स, इनका एक और नाम है एरिथ्रियोसाइट्स भी बोलते हैं। स्तनधारियों के लिए लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। कैसे होते हैं ये? उभयावतल होंगे स्तनधारियों के लिए। इसका शेप क्या होगा? उभयावतल होगा, और इसमें केंद्रक नहीं होगा, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अपवाद क्या है? ऊंट एवं लामा। तो ऊंट एवं लामा स्तनधारी की आरबीसी में केंद्रक भी पाया जाता है। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12 एवं फोलिक अम्ल, फोलिक एसिड आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। अब नोट हम लोग देखेंगे, भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण, अब जब इम्ब्रियो रहेगा तो इसका निर्माण, इम्ब्रियो फेज में इसका निर्माण कैसे होगा? ऐसे तो इसका निर्माण बोन मैरो में होता है, लेकिन जब इम्ब्रियोइक फेज है तो इस समय इसका निर्माण यकृत और प्लीहा में होगा। ठीक है? प्लीहा में इसका निर्माण होगा, इसका निर्माण यकृत में होगा, लीवर में और प्लीहा में होगा। अब इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत में ही हो जाएगी। तो यकृत में इम्ब्रियोइक फेज में इसका निर्माण भी हो रहा है, और लीवर में
इसकी मृत्यु हो जाएगी और प्लीहा में होती है इसकी मृत्यु, ठीक है। इसलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। प्रश्न पूछ देता है कि आरबीसी का कब्र किसे कहा जाता है, तो प्लीहा जिसको स्प्लीन कहते हैं और लीवर को आरबीसी का कब्र कहा जाता है। कभी कभी ऑप्शन है स्प्लीन दे देगा तो उसको टिक कीजिएगा, लीवर देगा उसको टिक कीजिएगा। अगर लीवर स्प्लीन दोनों देगा दोनों को टिक करना है। अब आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है जिसमें हीम जो है नामक रंजक डाई होता है। अब हीम जो है क्या है, हीमोग्लोबिन में हीम जो है HAEM वो क्या है, डाई है, और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है HAEM, उसी के कारण रक्त जो है वो लाल होता है। और ग्लोबिन जो है वो लौहयुक्त प्रोटीन है, तो वो एक प्रोटीन है जो कि आपका जिसमें आयरन होता है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्षमता रखता है। अब ये हीमोग्लोबिन जो है उसका एफिनिटी वो ऑक्सीजन का भी डिमांड करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का भी डिमांड करता है। यही देखेंगे कि जो ब्लड में ऑक्सीजन जो अवशोषित करने की क्षमता होती है वो हीमोग्लोबिन के कारण होती है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हीमोटीन है, हीमैटीन। तो जो हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है, हीमैटीन है। आरबीसी का मुख्य कार्य हम लोग देखेंगे, शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना आरबीसी का मुख्य कार्य है। हर कोशिका में ऑक्सीजन यही पहुंचा देता है। कैसे, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेगा और शरीर के हर भाग में पहुंचा देगा। उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी हर शरीर के हर सेल से अवशोषित करेगा और उसको पहुंचा देगा। कहाँ तक पहुंचा देगा, लंग्स तक पहुंचा देगा। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने पर रक्त क्षीणता एनीमिया हो जाएगा। सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि होगी। क्यों होगी, इसका कारण है ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन जो होता है उसका ऑक्सीजन कम हो जाएगा, तो हमें सांस लेने में तकलीफ होगी, शरीर को ऑक्सीजन चाहिए, तो आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को अवशोषित करता है। तो आरबीसी की संख्या बढ़ जाएगी जिससे आप लोग ज़्यादा ऑक्सीजन अवशोषित कर पाएँ और हमारा शरीर जो है ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर पाता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है, हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। थैलेसीमिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। तो थैलेसीमिया एक ऐसा रोग है जिसमें आरबीसी ही नहीं बनेगा। अब हम लोग श्वेत रक्त कण जिसको WBC बोलते हैं, व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। आकार और संरचना में यह एमीबा के समान होता है, ठीक है, एमीबा जैसा ये होगा आकार और संरचना में। इसमें केंद्रक रहेगा और आरबीसी में केंद्रक नहीं रहता है। इसका निर्माण बोन मैरो में होगा, अस्थि मज्जा में, लिम्फ नोड में होगा और कभी कभी यकृत और स्प्लीन में भी हो जाएगा। लेकिन इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होगा। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का था, इसलिए WBC का जीवन काल बहुत कम होता है, 2 से 4 दिन। इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर के को रोगों के संक्रमण से बचाना है। तो WBC जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं या ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, उसका मुख्य कार्य क्या है, शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। WBC का सबसे अधिक भाग 60 से 70% न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं का बना होता है। तो WBC का सबसे जो ज़्यादा पार्ट है वो किसका बना होता है, न्यूट्रोफिल्स से। अब न्यूट्रोफिल्स कणिकाएं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का भक्षण करती हैं। अब न्यूट्रोफिल्स जो है वो क्या करता है, WBC में 60 से 70% क्या है, न्यूट्रोफिल्स है। और न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, रोगाणुओं और जीवाणुओं को खा जाती है, भक्षण करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे जो ब्लड का तीसरा कंपोनेंट है, तीसरा जो पार्ट है जिसको ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। अब क्या है ये, यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ब्लड प्लेटलेट्स है या थ्रोम्बोसाइट्स। तो पहले हम लोग क्या क्या पढ़े, आरबीसी पढ़े और इरिथ्रियोसाइट्स, उसके बाद WBC पढ़े जिसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और ब्लड प्लेटलेट्स जो कि रक्त बिंबाणु है या थ्रोम्बोसाइट्स कहलाता है। यह केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों के रक्त में पाया जाता है और इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। आरबीसी में भी केंद्रक नहीं होता था, लेकिन उसका एक्सेप्शन था क्या, ऊंट और लामा में केंद्रक होता था। WBC में केंद्रक होता है लेकिन फिर आपका प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी ब्लड के पार्ट हैं सबका निर्माण लगभग बोन मैरो में ही हो रहा है। अब इसका जीवन काल 3 से 5 दिन है, WBC का 2 से 4 दिन और आरबीसी का 20 से 120 दिन। तो रक्त बिंबाणु का 3 से 5 दिन का होता है। इसकी मृत्यु प्लीहा स्प्लीन में होती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य है रक्त के थक्का बनाने में। अब कहीं भी आपका शरीर में अगर कहीं कट जाए तो क्या होता है, खून रिसने लगता है। तो अगर जब तक खून में थक्का नहीं बनेगा तो क्या होगा, आपके शरीर से पूरा रक्त जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इसलिए थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स का काम है रक्त में थक्का बनाने में मदद करना। अब नोट क्या है, डेंगू ज्वर के कारण मानव शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। आप लोग जानते हैं कि डेंगू
बहुत दिल्ली में तो काफ़ी बहुत फैला था और पटना और आसपास के क्षेत्रों में भी, बिहार में भी डेंगू हर जगह फैल रहा था। तो उसमें क्या होता था, मुख्य रूप से प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अब रक्त के हम लोग कार्य पढ़ेंगे, ठीक है। तो रक्त के क्या क्या कार्य हैं? तो रक्त के कार्य हैं शरीर के ताप को नियंत्रण करना तथा शरीर को रोगों से रक्षा करना। शरीर का जो ताप है उसको नियंत्रित कर देता है रक्त। अब हम लोग नहाते हैं तो क्या होता है, ब्लड, कहते हैं ना कि नहाओ तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, उससे शरीर का ताप जो है नियंत्रित हो जाएगा। ब्लड जब तेजी से दौड़ेगा खून तो हमारा टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा। इसलिए जो पहले ठंड लगता है, नहाने के बाद ठंड थोड़ा कम लगता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। ऐसे दौड़ते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो शरीर में गर्मी आ जाती है। तो शरीर को रोगों से रक्षा करना भी रक्त का कार्य है। शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना भी रक्त का कार्य है। रक्त का थक्का बनाना भी रक्त का कार्य है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पचा हुआ भोजन, उत्सर्जी पदार्थ व हार्मोन का संवहन करना भी रक्त का कार्य है। रक्त में ही हार्मोन सिक्रीट हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी तथा पचा हुआ भोजन से जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, जो शरीर में पचे हुए भोजन से जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके पोषक तत्व हैं, वो रक्त में ही मिल जाते हैं। तो ये सब का संवहन, ट्रांसपोर्टेशन करना, सर्कुलेशन करना किसका कार्य है? रक्त का कार्य है। लैंगिक वर्ण में सहायता करना व अंगों में सहयोग स्थापित करना। हर अंग में आपस में सहयोग स्थापित भी रक्त ही करता है। तो अब हम लोग रक्त का थक्का बनना के बारे में पढ़ेंगे कि क्लॉटिंग ऑफ ब्लड होता कैसे है। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली 3 महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया निम्न है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें बहुत हर एक प्रक्रिया, 3 प्रक्रिया में हर एक प्रक्रिया अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रक्त में क्या होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये दोनों प्रोटीन है रक्त में। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन दोनों अगर कैल्शियम के साथ मिलता है तो ये एक नया पदार्थ जिसको थ्रोम्बिन कहते हैं उसका निर्माण करता है। क्या क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन और प्रोथ्रोम्बिन। ये मतलब प्रोथ्रोम्बिन एक प्रोटीन है, तो प्रोथ्रोम्बिन अगर थ्रोम्बोप्लास्टिन के साथ मिलेगा और कैल्शियम के प्रेजेंस में तो थ्रोम्बिन बनाएगा। यही थ्रोम्बिन जब फाइब्रिनोजेन के साथ मिलेगा तो आपका फाइब्रिन बना लेगा। और जब फाइब्रिन आपका रक्त रुधिराणु के साथ, जिसको ब्लड कॉर्पस्कल्स के साथ मिलेगा, तो रक्त का थक्का क्लॉट बन जाएगा। तो एक बार फिर से देखते हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिला तो क्या हुआ? कैल्शियम के प्रेजेंस में तो थ्रोम्बिन बनाया, और यही थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन के साथ मिला तो फाइब्रिन बनाया। फाइब्रिन ब्लड कॉर्पस्कल्स के साथ मिला तो क्या हुआ? रक्त का थक्का क्लॉट बन गया। रुधिर प्लाज्मा के प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन का निर्माण, अब ये प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण कहाँ होता है? तो ये लीवर में होता है। किसकी सहायता से? विटामिन के की सहायता से। तो ये दोनों जो प्रोटीन है वो लीवर में बनते हैं, प्रोथ्रोम्बिन तथा फाइब्रिनोजेन। और इसी कारण से कहते हैं कि विटामिन के बहुत जरूरी है, क्योंकि विटामिन के जब नहीं रहेगा तो आपका ब्लड क्लॉटिंग होने में मुश्किल होगा। क्यों होगा मुश्किल? क्योंकि विटामिन के की सहायता से ही लीवर जो है वो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन बनाता है। तो इसीलिए विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में सहायक करने वाला सब पदार्थ माना जाता है। सामान्यतः रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट में बन जाता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजेन, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन भी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। और आगे जो है ब्लड ग्रुप शुरू होगा, और ब्लड ग्रुप, अब चूंकि ये बायो जो है एक एक टॉपिक, इसमें एक एक पॉइंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे। एनिमल किंगडम के बहुत सारे पॉइंट्स थे, फिर उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग का पॉइंट्स था, उसके बाद बहुत टाइप के मसल्स थे जो एनिमल मसल्स थे। तो इसलिए बहुत सारा पॉइंट हो जाएगा इस लेक्चर में, इसलिए इस लेक्चर को यहीं रहने देते हैं। आप लोग नीडी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि लगातार 45 दिनों तक आपके पास लेक्चर्स आते रहेंगे, टॉपिक वाइज आते रहेंगे। टॉपिक वाइज प्लान को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड कर लीजिए। वीडियोज़ को लाइक करें, सब शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कीमती सुझाव दें, और फिर अगले वीडियो का में आपसे हम फिर मिलेंगे। ब्लड ग्रुप से स्टार्ट करेंगे हम लोग लूसेंट के साइंस सीरीज में बायोलॉजी को। तब तक के लिए धन्यवाद।